नमस्कार विद्यार्थियों। पूर्व वीडियो में अपने चर्चा की थी गद्य पाठ योजना पर। आज अपने चर्चा करते हैं पद्य पाठ योजना पर। तो सबसे पहले तो ये है कि पद्य के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं आती हैं। सीधा सा है कि जो कविता, दोहे, साखियाँ वगैरह होती हैं उनका अध्ययन अपने पद्य के अंतर्गत करते हैं। और जब अपने पद्य पाठ योजना तैयार करते हैं तो गद्य की तरह सबसे पहले अपने उद्देश्य लिखते हैं, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखते हैं। सामान्य जानकारी आप रखते हैं कि जैसे ज्ञानात्मक, अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति, कौशल, अभिरुचि, अभिवर्ती, ये उद्देश्य अपने लेकर के चलते हैं। और इन उद्देश्यों के बाद में उद्देश्य आमतौर पर जैसे अपने गद्य के अंदर लिखे उसी प्रकार लिखे जाएंगे। जो अपने दोहे या कविता या साखी लेंगे उसके अनुसार जो है व्यवहारगत परिवर्तन की उम्मीद अपने करेंगे। इन उद्देश्यों के बाद में अपने जो है शिक्षण सहायक सामग्री लिखते हैं। और उसके बाद में जो है पूर्व ज्ञान को आधार मानते हुए अपने जो है प्रस्तावना के लगभग 5 प्रश्न लेते हैं। प्रस्तावना के बारे में आप सामान्य जानकारी रखते हैं कि उन प्रश्नों के अंदर तारतम्यता होती है। पहले प्रश्न का जो उत्तर आया है उसी उत्तर को आधार मान करके अपने जो है दूसरे प्रश्न की रचना करते हैं और उसके बाद में उसका जो उत्तर आया उसी को आधार मान करके आगे वाले प्रश्न की रचना करते हैं। और यह मान करके चलते हैं कि प्रस्तावना का जो अंतिम प्रश्न होगा वह समस्यात्मक होता है, भले उसका उत्तर विद्यार्थी को आता हो, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रस्तावना की कंप्लीट होने के बाद में अपने जो है उद्देश्य कथन करते हैं कि आज हम इस चीज़ का अध्ययन करेंगे। मान लो अपने कबीर के कोई दोहे लिए हैं तो आज हम कबीर के दोहों का अध्ययन करेंगे, यह उद्देश्य हमारा होगा। मोटे तौर पर जो है प्रकरण जो होता है और समस्यात्मक प्रश्न जो होता है प्रस्तावना के अंदर और जो उद्देश्य कथन होता है, ये तीनों एक ही चीज़ होती है, एक ही टॉपिक पर आगे बढ़ती है। उसके बाद में जो है अपना प्रस्तुतिकरण शुरू होता है। थोड़े से मैं यहाँ आपके सामने जो है सरसरी तौर पर चार्ट बना देता हूँ। जैसे प्रस्तुतिकरण के अंदर अपने शिक्षण बिंदु लेते हैं, उसके बाद में छात्राध्यापक क्रिया लेते हैं, छात्राध्यापक क्रिया, उसके बाद में विद्यार्थी क्रिया लेते हैं, उसके बाद में विधि प्रविधि लेते हैं। विधि प्रविधि का मतलब है कि पढ़ाते समय अपने कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं। श्याम पटकारे आप यहाँ लास्ट में भी ले सकते हो और जहाँ शब्दार्थ वगैरह आए वहाँ बीच में भी आप श्याम पटकारे दर्शा सकते हो। प्रस्तुतिकरण के अंदर आपने देखा था कि जब गद्य की पाठ योजना अपने तैयार करते हैं और यहाँ जो अपने तैयार करेंगे उसके अंदर थोड़ा सा अंतर है। आदर्श वाचन लेते हैं अपने गद्य के अंदर और यहाँ जो है सस्वर वाचन अपने लेते हैं, सस्वर वाचन। और इसका वाचन जो है अध्यापक के द्वारा किया जाता है। जैसे मान लो अपने कबीर का दोहा लिया और उस पर पाठ योजना तैयार कर रहे हैं। जैसे कबीरदास जी का एक दोहा है कि कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई चुनाए, तांचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुद आए। तो यहाँ सस्वर वाचन का मतलब है कि अध्यापक जो है इसका एक गीत के रूप में, जैसे कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई चुनाए, तांचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। इस रूप में जो है अध्यापक इसका वाचन करता है ताकि विद्यार्थी भी उस लय को सीख सके। और यहाँ विधि में आ जाएगा पठन विधि। उसके बाद में जो है यहाँ अपने पुण्य सस्वर वाचन, पुण्य सस्वर वाचन। यहाँ जो है सस्वर वाचन जो अपने किया छात्र क्रिया में जो है उस दोहे को लिखेंगे। मिनिएचर के रूप में लिख सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं, डॉट लगा करके लिख सकते हैं।
और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पुण्य शैश्वर वचन में अपने क्या करते हैं कि उस दोहे का भाव या व्याख्या करते हैं अपने। विद्यार्थी सुनेंगे और विधि प्रविधि में जो है व्याख्या विधि आ जाएगी। उसके बाद में जो है शैश्वर अनुकरण वचन। अनुकरण आपको पता है कि विद्यार्थी करते हैं, उसी आवाज़ के साथ में, लय के साथ में जो है विद्यार्थी उसका वाचन करेंगे। उसके बाद में जो है शब्दार्थ आ जाते हैं, शब्दार्थ। और शब्दार्थ के लिए जो है अपने जहाँ श्यामपट्ट का कॉलम है वहाँ लिख सकते हैं, या इस सारणी को यहाँ बंद करते हुए यहाँ अलग से अपने जो है श्यामपट्ट को यहाँ भी दर्शा सकते हैं। और यहाँ एक चीज़ अपने और भी कर सकते हैं, यदि चाहें कक्षा का स्तर दे करके, विद्यार्थियों का स्तर दे करके, कि यदि विद्यार्थी उस दोहे के अंदर कुछ शब्दों का उच्चारण ढंग से नहीं कर पाए तो उच्चारण शुद्धता का टॉपिक भी यहाँ ले सकते हैं। जो 2-4 शब्द विद्यार्थी ढंग से उच्चारित नहीं कर पाए उनको श्यामपट्ट पर लिखते हुए अन्य विद्यार्थियों से या अध्यापक खुद शुद्ध रूप में उनका उच्चारण करते हुए। उसके बाद में जो है पुण्य शैश्वर वाचन, पुण्य शैश्वर वाचन अध्यापक द्वारा किया जाएगा। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि यहाँ नंबर 2 पर भी अपने पुण्य शैश्वर वाचन लिया है, शब्दार्थ के बाद में भी लिया है। यदि अध्यापक चाहे तो यहाँ नंबर 2 पर पुण्य शैश्वर वाचन ने ले करके यहाँ भी ले सकता है, वो भाव जो है यहाँ बता सकता है शब्दार्थ के बाद में। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं अपने बताएं, जहाँ उसको उचित लगे। यदि उसको लगता है कि शब्दार्थ में पहले बता दूं और फिर भाव बताऊंगा तो भी वह गलत नहीं है। उसके बाद में आता है भावबोध प्रश्न। भावबोध प्रश्न, भावबोध प्रश्न का मतलब है कि जो अपने दोहे पढ़ाए उन दोहों के अंदर उस कवि ने मुख्य चीज़ क्या बताई है, उस भाव से संबंधित अपने जो है 2-3 प्रश्न करेंगे प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत। उसके बाद में पद्य के अंदर अपने एक लेते हैं समभावी दोहा या समभाव्य दोहा। समभावी या समभाव्य दोहे का मतलब होता है कि जो दोहे अपने यहाँ मुख्य पाठ के अंदर लिए उनसे संबंधित भाव वाला दोहा कोई अपने लें, भले वो किसी भी कवि के हों। जैसे यहाँ आपने कंकर पत्थर जोरी के ये कबीरदास जी का दोहा लिया और इस दोहे के अंदर मुख्य भाव कबीरदास जी ने यह बताया है कि भगवान के नाम के लिए किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती, वह तो हमारे हृदय में विराजमान है। तो यहाँ अपने समभावी दोहे के रूप में जमवाणी से ले सकते हैं कि 68 तीर्थ हृदय भीतर बाहर लोका चारूं। इस दोहे को अपने लिखेंगे और लिखने के बाद में यहीं उस दोहे का भावार्थ लिखेंगे। और भावार्थ इसका यह है कि भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, तो बाहर तो हम केवल दिखावा करते हैं। उसके बाद में आते हैं सौंदर्यानुभूति प्रश्न। सौंदर्यानुभूति प्रश्न और सौंदर्यानुभूति प्रश्न जो है, जो हमने मुख्य दोहा लिया या मुख्य कविता ली और संभाव्य या संभावी रचना ली, उन दोनों में से अपने जो है सौंदर्यानुभूति प्रश्न करते हैं। भाव से संबंधित, भाषा से संबंधित, इस तरह के प्रश्न हम इसके अंतर्गत लेते हैं। उसके बाद में जो है हमारा मूल्यांकन कार्य शुरू होता है। और मूल्यांकन जैसा कि आपको गद्य के अंदर बताया था कि उद्देश्यों का किया जाता है। उद्देश्यों पर आधारित प्रश्न जो है हम मूल्यांकन के अंदर डालते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अति लघुतरात्मक है, लघुतरात्मक प्रश्न है, और अंत में जो है हम गृह कार्य का एक प्रश्न डालते हैं। मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।